बिहार के अलग अलग जिलों के कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी जा रही है। बता दें कि सिविल कोर्ट कैंपस में बम निरोधक दस्ता जांच कर रहा है। सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल सिविल कोर्ट पहुंच चुकी है और चप्पे चप्पे की जांच हो रही है। सिविल कोर्ट के कई कर्मी और जज के अलावे वकील भी यहां पहुंचे हुए हैं। सदर एसडीपीओ ने कहा है कि एक धमकी भरा मेल आया है। इसके बाद पूरे इलाके की जांच हो रही है। बगल के सेंट पीटर्स स्कूल को भी खाली कर लिया गया है। वहां छात्रों को घर वापस भेजा गया है। सिविल कोर्ट कैंपस में बाहरी लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं है। सिविल कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता कुमार प्रवीण ने। सूचना प्रोवाइड की गई है तो बेस्ड ऑन वो सूचना हम लोग एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारी टीम्स ऑन द वे है। अभी कोर्ट कैंपस कंप्लीटली क्लियर है और सिक्योर्ड है। एक बार टीम आ जाती है हम लोग क्लियरेंस करेंगे, उसके बाद फिर आधिकारिक तौर पे आपको बयान दिया जाएगा। जो भी विसिनिटी के हैं उसको हम लोग क्लोजर करके रखें प्रिकॉशनरी बेसिस पे। वो मैंने अभी पढ़ा नहीं है, वो मेरे पास आधिकारिक तौर पे जब आ जाएगा तो कब आया सर? हम लोग को सूचना दी गई है। मेरे पास वर्बल सूचना आई है। ठीक है, हाँ, बगल पास का जो भी पेरीमीटर है उसको हम लोग क्लियर करके रखे हैं। बिहार में लगातार पटना हो, अररिया हो, किशनगंज हो, उसी क्रम में धमकी और मेल सबको देखिए सिविल कोर्ट उड़ा देंगे, जज को उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमको लगता है कि ये सोची समझी एक रणनीति आतंकियों ने बनाया है। ये एक आतंक का वातावरण हो, पैनिकी फैले पब्लिक में। और आप लोग जानते हैं कि कचहरी ऐसा परिसर है जहाँ जिले के तमाम लोग आते हैं। पूर्णिया सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है और एक गुमनाम मेल आया है, जिसके बाद यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और आप देख सकते हैं कि ये सिविल कोर्ट कैंपस है जहाँ पर कि बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात है। बम निरोधक दस्ता भी पहुँच चुकी है और सिविल कोर्ट के एरिया को चप्पे चप्पे की जांच कर रही है। यहाँ पर सदर एसडीपीओ ज्योति शंकर भी हैं और ज्योति शंकर ने कहा कि एक सूचना उन्हें मिली है, मेल आया है धमकी भरा, और जिसके कारण से सिविल कोर्ट कैंपस की जांच की जा रही है। यहाँ पर बाहर से आने वाले लोगों पर रोक लगा दी गई है, कोई भी अभी अंदर नहीं जा रहा है। साथ ही पास के जो एक स्कूल है सेंट पीटर्स स्कूल, उस स्कूल को भी खाली करा लिया गया है। आज स्कूल को बंद कर दिया गया है। जो भी बच्चे थे स्कूल आए थे उन्हें वापस घर भेज दिया गया है और सिविल कोर्ट की पूरी तरह जांच की जा रही है। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। लेकिन सवाल उठता है कि लगातार जो इस तरह की सूचनाएं आ रही है, लगातार सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, इस तरह की जो मेल आ रही है, ऐसे में प्रशासन पूरी तरह चुस्त और दुरुस्त है और सिविल कोर्ट कैंपस की जांच कर रही है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और देखिए, ऐसी धमकी के बाद से कई सवाल भी हैं और सवाल इस घटना के बाद से कि बार बार आखिर कोर्ट को धमकी कौन दे रहा है। सिविल कोर्ट को लगातार ये धमकियां मिल रही हैं। इतनी धमकियों के बाद जांच एजेंसी आखिर क्या कर रही है, क्योंकि बिहार के लगभग हर जिलों का यही हाल है जहां कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी जाती है। और इसके पीछे का मकसद आखिर क्या है, बार बार ये धमकी कौन दे रहा है। क्या किसी की शरारत है या कोई बड़ी साजिश? क्या कोई जानबूझकर प्रशासन के साथ मजाक कर रहा है? क्योंकि मेल जरूर किया जाता है और बाकी वैसी कुछ चीजें मिलती नहीं है। ऐसी धमकी देने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती, ये कई सवाल हैं। अब बात करते हैं बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की। तो बजट सत्र और विधानसभा हो या फिर विधान परिषद, दोनों सदनों में विपक्ष के तल्ख तेवर लगातार नजर आ रहे हैं। आज 9वां दिन है और आज भी विधानसभा के बाहर विपक्ष के सदस्यों ने विधि व्यवस्था के मुद्दे पर जोरदार हंगामा और प्रदर्शन किया। विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज एक बार फिर से आरजेडी एमएलसी ने बोला है कि राम राज और जंगल राज में क्या फर्क है। अपराध की जितनी बड़ी तादाद बढ़ी है, अब बढ़ रही है, और दिन ब दिन जो है अपराध पे कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसमें सरकार फेल है और आए दिन हत्या, लूट, डकैती, चोरी, ये मामले बढ़ रहे हैं।
सर सिवान में भी पत्रकार सिवान में पत्रकार के साथ मैडम लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सरकार की हत्या हो रही है। छत पर से फेंक दिया लड़का, तो उसको तो सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, धरपकड़ करना चाहिए। सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम 24 घंटा में पकड़ के और उसको सजाए दिलवाएंगे, आना तो इस्तीफा देंगे, नहीं पकड़ाएगा तो कहाँ इस्तीफा दे रहे हैं। रोज दिन हो रहा है, आज दिन हो रहा है, सभी जिला में हो रहा है। लड़की को बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, मर्डर हो रहा है। क्राइम कहाँ रुकता है? क्राइम रोकने वाला इस सरकार में नहीं है। मैडम को इस्तीफा देना चाहिए। खुद अपने बोल रहे हैं, हम लोग नहीं बोल रहे हैं, विरोधी नहीं बोल रहा है, वो अपना खुद बोलते हैं कि 24 घंटा में नहीं पकड़ाएगा तो हम इस्तीफा करेंगे। तो कहाँ कर रहे हैं? और रोज दिन हो रहा है। दरभंगा में 2 गो हो गया, वो दिन एक हम लोग आवाज उठाता है। सरकार कह रही कि सीबीआई जांच होगी। ठीक है मैडम, ठीक है। तो राबड़ी देवी को आप सुन रहे थे और कह रही थी कि लगातार लॉ एंड ऑर्डर और रेप और हत्या की घटनाएं लगातार कई जिलों से सामने आ रही है, लेकिन इसके बावजूद आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दिया जा रहा है सम्राट चौधरी की तरफ से, जबकि सम्राट चौधरी ये खुद कहते हैं कि हम अपराधी को 24 घंटे में पकड़कर सजा दे देंगे। और देखिए, विधान परिषद ने महिला कर्मियों की छुट्टी का मामला उठाया और बताया जा रहा है कि खास करके जो उनके छोटे शिशु हैं उनकी देखभाल के लिए ये छुट्टी और होनी चाहिए। शिशु देखभाल के अवकाश का मुद्दा विधान परिषद के अंदर उठा। 730 दिनों के अवकाश की मांग उठाई गई। माले एमएलसी संजय कुमार सिंह ने यह मामला उठाया। राज्यपाल सचिवालय ने अनुशंसा की है। अनुशंसा के बावजूद शिक्षा विभाग में फैसला नहीं हुआ, जिस पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जवाब दिया, भरोसा दिया और मंत्री ने कहा कि 15 दिनों में फैसला लिया जाएगा। राज्यपाल के यहाँ से उस परिनियम पर अपनी अनुशंसा के साथ राज्य सरकार को भी भेजे हुए कल लगभग हमको लगता है कि 8-9 महीना 10 महीना से साल भर करीब होने जा रहा है, और आज तक वह समिति गठित करके शिक्षा विभाग का जवाब आया है कि समिति के पास वह भेजा गया है, वह उसका प्रतिवेदन अप्राप्त। समय सीमा बताएं मंत्री जी की कब तक ये होगी? माननीय सभापति महोदय, ये बात सही है कि इसमें विलम्ब हुआ है। इसी तरह की समस्या स्कूलों में भी थी, तो स्कूलों का जो मातृत्व अवकाश और बच्चों के लिए जो अवकाश वगैरह रहता है वो सारा हम लोगों ने SOP बना के क्लियर कर लिया है। कल ही सेकंड हाफ में इस बात की हमने समीक्षा की थी और हम समझते हैं 15 दिनों के अंदर इसमें आदेश निकल जाएगा। 15 दिनों के अंदर। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ, इतने दिनों से विलम्ब के कारण जो विलम्ब हुआ, माननीय मंत्री जी ने इसको किया। महोदय सभापति महोदय, इस सदन में सवाल उठे थे और इतने लंबे सदन के आश्वासन के बाद भी कोई अधिकारी और पदाधिकारी साहस करता है रोकने का। ये इसमें करना क्या है समिति को, जब ये एक्ट है कि 730 दिन हम शिशु देखभाल के लिए देंगे, तो फिर कौन अधिकारी है जो इतने लंबे समय, और होता क्या है कि हर विश्वविद्यालय में पिक एंड चूज हो रहा है महोदय। और इधर राबड़ी देवी ने महिला शिक्षकों को लेकर के सवाल उठाया है और कहा कि महिला शिक्षकों की जो ट्रांसफर है वो उनके घर के नजदीक होना चाहिए, और कहा कि उन्हें अपने गृह जिला में ट्रांसफर दिया जाए। बहुत दूर ट्रांसफर होने से महिलाओं को बहुत दिक्कत हो रही है। शिक्षा मंत्री से आग्रह है कि सभी महिलाओं को गृह जिला ट्रांसफर किया जाए। शिक्षा मंत्री ने भी आश्वासन दिया कि महिलाओं का ट्रांसफर किया जाएगा और उनके घर के नजदीक किया जाएगा। एक दूसरे जिला से दूसरे जिला पर चली गई है, तो उसको तो जो जिला में है वही जिला में कर देना चाहिए। कहाँ से तो महिलाओं को परेशानी होता है, आने जाने में दिक्कत होती है, बाल बच्चा के भी देखती है, घर भी देखती है। ठीक, जो जिला में है वही जिला में कर देना चाहिए। ठीक, घर के आसपास। ठीक, ऐसा बहुत सुविधा होगा लोगों को, महिलाओं को। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही उसे हम ग्रहण
अररिया के फारबिसगंज से खबर है, जहां पर एक डॉक्टर की पिटाई का मामला सामने आया था और इसका वीडियो भी सामने आया था। और इस पूरे मामले को लेकर के जब आईएमए की तरफ से आक्रोश प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। बता दें कि फारबिसगंज में सीनियर डिप्टी कलेक्टर की डॉक्टर के साथ हाथापाई का मामला तूल पकड़ रहा है। आज फारबिसगंज में सभी प्राइवेट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर मोइज ने बताया कि 48 घंटे के भीतर यदि अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। सीनियर डिप्टी कलेक्टर राम बाबू कुमार के द्वारा जो है डॉक्टर दीपक पर मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद बवाल मचा हुआ है। डॉक्टरों में काफी गुस्सा है। कल जो डॉक्टर दीपक के साथ वारदात हुआ है ये बहुत ही अफसोसनाक है, निंदनीय है। और जो टीम वहां गई थी उनका आचरण व्यवहार अच्छा नहीं था डॉक्टर के प्रति। और एक जांच टीम का भी जो काम होना चाहिए वो काम हम समझते हैं कि वो करने नहीं गए थे, वो मारपीट करने ही गए थे। हम डिमांड करेंगे कि जो पदाधिकारी दोषी हैं, जिलाधिकारी महोदय से भी हम डिमांड करते हैं कि उनको उनके कृत का सज़ा मिलना चाहिए। और हमारा एक ही डिमांड है कि वो पदाधिकारी को अविलंब सस्पेंड किया जाना चाहिए। और अगर सस्पेंशन नहीं होगा तो आगे की कार्रवाई हम लोग फिर जैसे फैसला करेंगे क्या करना है। और विदिन 48 आवर्स हम लोग फैसला करेंगे। अगर उसका सस्पेंशन नहीं होता है यकीनन हम लोग जैसे उससे बड़ा कदम उठाने वाले हैं। जो जेन्युइन डॉक्टर के क्लिनिक में घुसकर जो है उन्होंने मारपीट की है, तो उनका साफ तौर पर डीएम से मांग है कि ऐसे अधिकारी को जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए, तभी डॉक्टरों का गुस्सा शांत होगा। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। अब देखिए, डॉक्टर के साथ हुई मारपीट के बाद से अब डीएम भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। एक धावा दल का गठन किया गया है, जांच दल का गठन किया गया है जो अलग अलग लैब पैथोलॉजी पर पहुंच रहा है और वहां पर जांच की जा रही है। बता दें कि डीएम के निर्देश पर फर्जी नर्सिंग होम पैथोलॉजी क्लिनिक की जांच के लिए धावा दल का गठन किया गया है। इसको लेकर सीनियर डिप्टी कलेक्टर रामबाबू प्रसाद अपनी टीम के साथ फारबिसगंज छापेमारी में गए थे। वहां डॉक्टर दीपक के साथ उनकी नोकझोंक और हाथापाई की तस्वीर जो है वो सीसीटीवी फुटेज में सामने आई थी। सीसीटीवी फुटेज में सीनियर डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर दीपक पर हाथ उठाते नजर आए थे। हमारा तो सिविल सर्जन की ओर से जो हमारा प्रोटोकॉल बताता है कि उस जांच के फलाफल के बाद जो है उस पर हम जांच करेंगे। और सर, प्रथम दृष्टि आपको क्या लगता है? आप 1-2 घंटे की जांच आपने किया है, प्रथम दृष्टि आपको क्या लगता है? मारपीट नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल ही अनुचित है। खबर समस्तीपुर से है, जहां पर एक मासूम के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है काफी देर तक ये बच्ची लापता रही, जिसके बाद से लोगों ने खोजबीन करनी शुरू कर दी। 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की कोशिश हुई। घटना के बाद बच्ची बेहोशी की हालत में खेत से बरामद हुई है, जिसे गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार 4 साल की मासूम बच्ची अपने ननिहाल में रह रही थी। गुरुवार की शाम वह घर के बाहर खेल रही थी, लेकिन अचानक लापता हो गई। परिजनों ने जब बच्ची को आसपास नहीं देखा तो उसकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद बच्ची पास के एक गेहूं के खेत में बेहोशी की हालत में मिली। परिजनों के अनुसार बच्ची के शरीर पर चोट के निशान थे और वह पूरी तरह से अचेत अवस्था में थी। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने गांव के एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले की गंभीरता से जांच हो रही है। बच्ची अब खतरे से बाहर है। तो देखिए, इस बच्ची के शरीर पर कई जगहों पर चोट के निशान मिले हैं। बेहोशी की हालत में खेत से इसकी बरामदगी की गई है। तो हैवानियत एक बार फिर से समस्तीपुर में देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि खेत में बेहोश हालत में यह बच्ची पड़ी हुई थी जब परिवार वाले खोजबीन के लिए बाहर निकले थे। जिसने दुष्कर्म की कोशिश की है वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। एक छोटी सी बच्ची है 5 साल की, उसके साथ अटेम्प्ट टू रेप ही कहा जाए, वो अटेम्प्ट टू रेप हुआ
तो अपर पार्ट में सिर्फ टीथ वाइट है, इतना मल्टीपल टीथ वाइट, फेस में मल्टीपल टीथ वाइट है, होठ पर टीथ वाइट है, सब होठ तो कट गया है, मल्टीपल टीथ वाइट है और इतना टीथ वाइट है कि वो मैंने कोमा में कोमेटोज हो गए, कोमा में चले गए, बेहोश थी। वो लोग लाया यहाँ तो हम लोग मैंने स्टेबल करने में हमको लगभग 1 घंटा लगा। सूचना मिली थी कि एक पीड़िता जिसकी उम्र करीब 4 साल बताई गई, उसके साथ असॉल्ट किया गया है और गलत काम करने की नीयत से असॉल्ट किया गया है। तत्काल थाना अध्यक्ष और महिला पुलिस पदाधिकारी को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे और उसका जो आगे की कार्रवाई है की जा रही है। पीड़िता का इलाज कराया जा रहा है, पीड़िता अभी स्वस्थ हैं और तत्काल उनकी माता के द्वारा जो है यहाँ पर इलाज करने के लिए लाया गया था। जैसे ही पुलिस को सूचना आई है तो मिली तो यहाँ पर आई है। और मुकेश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। मुकेश, ये पूरी घटनाक्रम और कार्रवाई हालांकि हुई है, गिरफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन सवाल कई है कि मासूमों के साथ दरिंदगी ये लगातार हो रही है। निश्चित रूप से ये मुफस्सिल थाना क्षेत्र की घटना है और जो परिवार के लोगों के द्वारा बताया गया, जो ट्यूशन पढ़ के ये बच्ची लौटी थी और घर में खाना वगैरह खाने के बाद ये बाहर झूलने लगी थी और वहीं से बच्ची लापता हो जाती है और जब शाम तक वो वापस नहीं आती है तो उसके परिवार के लोग ढूंढने के लिए निकलते हैं। सभी आसपास देखने के बाद खेत की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं तो घर के पास ही गेहूं का खेत है और उसी में बच्चे खून से लथपथ हालत में मिली है। चिकित्सकों के द्वारा इसमें बताया गया कि उसके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ, लेकिन उसके शरीर पर काफी जख्म है और जिसके कारण स्थिति काफी बिगड़ी हुई थी। हालांकि अब बच्ची की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और एक आरोपी जो गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में पुलिस तहकीकात में जुटी हुई है और कानूनी प्रक्रिया कर उसे जेल भेजने की तैयारी में लगी हुई है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और वैशाली से इस बीच बड़ी खबर है, जहां पर शादी समारोह में फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि एक बच्चे और महिला को गोली लगी है, दोनों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है, इलाज इनका जारी है। दोनों को मुजफ्फरपुर में भर्ती कराया गया है, वहां इलाज इनका हो रहा है। वैशाली के भागवतपुर गांव की यह घटना सामने आई है। प्रफुल्ल हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, शादी समारोह में गोली चलती है, 2 घायल हो जाते हैं, क्या घटनाक्रम है? जी देखिए, ये वैशाली थाना क्षेत्र का भागवतपुर गांव है और वहां कल देर रात शादी समारोह का आयोजन था। एक दिनेश राय जी हैं, उनके घर पे शादी समारोह थे और उसी में रिश्तेदार के रूप में ये महिला पहुंची थी। महिला की पहचान जो है वो रेखा देवी के रूप में हुई, जो बगल के ही थाना, एक बेलसर थाना है, उसी में चौकीदार हैं मुकेश जी, उनकी पत्नी है और ये लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। और शादी समारोह वरमाला के टाइम में अचानक गोली चली, जिसमें महिला के पैर में गोली लगी है और पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। एक बच्चे के भी घायल होने की सूचना, जिसे आंशिक रूप से चोट लगी है, उसको स्थानीय स्तर पे उसका भी इलाज किया गया है और महिला का इलाज जो है मुजफ्फरपुर में महिला को भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और उसके जो पति हैं उन्होंने बताया कि वो सब परिवार वहाँ शादी समारोह में गए थे, चूंकि वो रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में गए थे। इसी दौरान वरमाला के समय में किसी ने गोली चला दी है। हालांकि किसने गोली फायरिंग की ये पता नहीं चला, लेकिन हर्ष फायरिंग हुई जिसमें महिला के पैर में गोली लगी और महिला बुरी तरह से घायल है, जिसका इलाज मुजफ्फरपुर के एक निजी नर्सिंग होम में किया जा रहा है। वैशाली थाना को सूचना मिली, वैशाली थाना मौके पर पहुंची है और मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि किसने हर्ष फायरिंग की, लेकिन फायरिंग में महिला को बुरी तरह से चोट लगी है, उसका पैर जो है पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। जो मुजफ्फरपुर के डॉक्टर हैं उन्होंने बताया है कि एक गोली महिला के पैर में लगी है और महिला के पैर के चिथड़े उड़ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हर्ष फायरिंग की ये घटना जो है वैशाली में हुई है और अभी तक पुलिस के हाथ जो है वो खाली है। पुलिस ये पता नहीं कर पाई है कि आखिर गोली किसने चलाई थी। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका प्रफुल्ल। और देखिए, आज स्वतंत्र भारत के अध्याय में एक नया मोड़ जो है वो जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यालय, जिसे हम पीएमओ कहते हैं, पीएमओ अब
शिफ्ट कर रहा है और अब इस नए भवन से कामकाज होगा। प्रधानमंत्री नई जगह पर बैठेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ अब ब्रिटिश काल के साउथ ब्लॉक से अपने नए पते सेवा तीर्थ में स्थानांतरित होगा। यह बदलाव प्रतीकात्मक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी माना जा रहा है। खास बात यह है कि इसी दिन 13 फरवरी 1931 को ब्रिटिश हुकूमत ने नई दिल्ली को औपनिवेशिक भारत की राजधानी घोषित किया था। उस औपनिवेशिक घोषणा से लेकर आज तक के इस बदलाव तक की यात्रा को नई सोच और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि यह बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प को दर्शाता है जिसमें वे औपनिवेशिक विरासत से मुक्ति और आत्मविश्वासी आत्मनिर्भर नए भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने इसे ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी क्षण बताया। राजनीतिक हलकों में इस कदम को नई कार्य संस्कृति और नए भारत की पहचान से जोड़कर देखा जा रहा है। और देखिए बांग्लादेश से बड़ी खबर, जहां तारिक रहमान का पीएम बनना तय माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई तक भी दे डाली है। बीएनपी के यहां पर बड़ी जीत हुई है। बांग्लादेश में गुरुवार को हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। बीएनपी ने 299 सीटों में 209 हासिल कर बहुमत के लिए जरूरी 150 के आंकड़े को पार कर लिया है। जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन को अब तक 70 सीटें ही मिली तो अन्य के पास सिर्फ 18 सीटें आई हैं। इस जीत के साथ पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। तारिक ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों पर जीत हासिल की है। वे पिछले साल दिसंबर में 17 साल बाद देश लौटे थे। बांग्लादेश में 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा। 1988 में काजी जफर अहमद प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद 1991 और से 2024 तक देश की राजनीति में पूर्व पीएम शेख हसीना और खालिदा जिया का दबदबा रहा। ये दोनों ही प्रधानमंत्री बनती रहीं, लेकिन अब बदलाव हो सकता है और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। तो बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बीएनपी की निर्णायक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट किया और तारिक रहमान को बधाई दी है। पीएम मोदी ने लिखा कि बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बीएनपी की निर्णायक जीत पर श्री तारिक रहमान को हार्दिक बधाई देता हूं। यह जीत बांग्लादेश की जनता के आपके नेतृत्व पर विश्वास को दर्शाती है। भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति अपना समर्थन जारी रखेगा। मैं आपके साथ मिलकर बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूं।